अच्छा, स्क्रीन कुछ विजिबल है क्या? आई थिंक नहीं है। वन So today we will discuss sorry, good morning all. अच्छा ठीक है, तो आज का लेक्चर हम ईआर मॉडलिंग के थ्रू डेटाबेस डिजाइंस जो टूल्स है उसको डिस्कस करेंगे. सो मीन्स सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग टूल्स जैसे डेटा फ्लो डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ये सब होता है. तो उसमें से एंटिटी रिलेशनशिप के रिलेटेड ऑलरेडी आप लोग लैब में कुछ मतलब प्रॉब्लम्स कर रहे हो, प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हो. तो थोड़ा डिस्कशन हम उसके ऊपर करेंगे क्योंकि सब सिलेबस के सब्जेक्ट में भी आपका थ्योरी सब्जेक्ट में भी ये है. तो एंटिटी, व्हाट डू यू मीन बाय एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल? आप लोग तो ऑलरेडी किए हो. What do you mean by entity? Do you know what is ER model? बताओ कोई. What do you mean by entity relationship model? ER मॉडल क्या दिखाता है कि बेसिक ऑब्जेक्ट्स और एंटिटीज के अंदर जो रिलेशनशिप रिप्रेजेंट होता है वही ER मॉडलिंग के थ्रू हम शो कर रहे थे. ठीक है. So the ER model views the real world as a set of basic objects or entities and a relationship among the object. Hello. तो अच्छा, तो what do you mean by entity? Entity क्या है? Entity आपका एक ऑब्जेक्ट, एक आप बोल सकते हो एक थिंग और ए ऑब्जेक्ट which is in the real world and that distinguish from the other object. ठीक है. जैसे आपके पास दो पेन है, एक रेड कलर का पेन है, एक ब्लू कलर का पेन है. ठीक है. तो उसमें से अगर आपको बोला जाए कि आप ब्लू कलर वाला पेन पिक करो तो आप क्या कर पाओगे? दोनों में से डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि कौन सा ब्लू है और कौन सा रेड है और आपको कौन सा चाहिए. ठीक है. लेकिन अगर एंटिटी ऐसा हो कि दोनों सिमिलर टाइप्स हो जाए, तो मतलब टू ऑब्जेक्ट्स आर इन सिमिलर टाइप, मतलब दोनों ही रेड कलर का पेन हो या फिर दोनों ही ब्लू कलर का पेन हो, तो उसमें से आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे? नहीं कर पाएंगे ना. आपको अगर रेड कलर का एक पेन चाहिए तो दोनों में से कौन सा पेन आपको चाहिए वो मतलब स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड नहीं हो रहा. So entity is the object or thing that is distinguishable from other object. Okay. Entity आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो ER डायग्राम में. क्यों? क्योंकि एंटिटी एक इंस्टेंस होता है और एक डेटा होता है. जैसे कि आप देख सकते हो कि एक स्टूडेंट डेटाबेस है. सपोज एक स्टूडेंट एक एंटिटी टाइप है ना. अच्छा, पहले समझ लेते हैं एंटिटी, एंटिटी टाइप, एंटिटी सेट एंड एट्रीब्यूट्स क्या होता है. ठीक है. तो यहाँ पे जैसे दिखा है कि एंटिटी रिलेशनशिप दिया है, एंटिटी का एट्रीब्यूट होगा. तो क्या ये एंटिटी है? मुझे समझ में आया कि जो डिफरेंशिएट कर पाएगा, जहाँ पे ऑब्जेक्ट अपने अलग ऑब्जेक्ट के साथ डिफरेंशिएट कर पाएगा, वहाँ पे हम उसको एंटिटी बोलेंगे. एंटिटी टाइप क्या होगा? एंटिटी टाइप entity that defines a collection of entities. ठीक है. मतलब आप क्या बोल सकते हो कि एंटिटी जो कि कलेक्शन ऑफ एंटिटी को डिफाइन करता है जिसका सेम एट्रीब्यूट है. ठीक है. एंटिटी टाइप जैसे स्टूडेंट हो गया आपका एक एंटिटी टाइप. उसमें क्या होगा? रोल नंबर, नेम, एज. ठीक है. ये उसका एट्रीब्यूट्स है. ठीक है. तो स्टूडेंट इज वन ऑफ द एंटिटी टाइप जिसमें एट्रीब्यूट्स है रोल नंबर, नेम, एज. ठीक है.
और उसके अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन है, जैसे रोल नंबर 1 उसका नाम है अमित, उसका एज है 19, ठीक है। रोल नंबर 2 उसका नाम है सुमित, उसका एज है 20। तो अगर ये सब डेटा वहाँ पे मौजूद है तो वो हो जाता है वो मतलब वो एक एंटिटी टाइप के अंदर कुछ एंटिटी सेट्स है, ठीक है। मतलब आप क्या बोल सकते हो, टोटल एक स्कीमा है, स्टूडेंट इज अ स्कीमा व्हिच रिप्रेजेंट द एंटिटी टाइप जिसके अंदर एट्रीब्यूट्स है। तो एंटिटी टाइप आइदर दैट इज इंटेंजिबल और टेंजिबल, दोनों टाइप का होता है। टेंजिबल किसको बोलेंगे? टेंजिबल मीन्स एंटिटी व्हिच आर फिजिकली एग्जिस्ट, ठीक है। जैसे कि अगर देख लो कि बैंक का लॉकर या फिर कार, पेन, जितने भी जितने भी एंटिटी है वो अगर फिजिकली एग्जिस्ट करता है उसको हम टेंजिबल एंटिटी टाइप बोलेंगे, ठीक है। और इंटेंजिबल एंटिटी टाइप क्या हो जाएगा? जैसे कि जैसे जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसे कि आप क्या देखते हो, अकाउंट नंबर, ठीक है। बैंक में जाते हो वहां पे अकाउंट नंबर है, ठीक है। और जैसे आप स्टूडेंट का रोल नंबर है, तो क्या वो फिजिकली कहीं पे एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है ना, लेकिन वो वन टाइप ऑफ एंटिटी है, ठीक है। अच्छा, अब एंटिटी सेट क्या होगा कि कलेक्शन ऑफ ऑल द एंटिटीज इन अ पर्टिकुलर एंटिटी टाइप, ठीक है। तो एक एंटिटी पता चल गया, दूसरा हो गया एंटिटी टाइप क्या है, और डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज को लेके अगर हम एक डेटाबेस बना दे, ठीक ठीक है, या फिर एक टेबल क्रिएट कर दे, तो वो रिलेशन क्या उसको रहता है कि वो एक एंटिटी सेट है। So entity set represented the collection of all entities of a particular entity type. एक ही एंटिटी टाइप का होना चाहिए ना, जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट का एंटिटी सेट क्या होगा? उस एक ही टाइप का होना चाहिए, स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम और एज इस एट्रीब्यूट के बेस में, ठीक ना। तो एक एट्रीब्यूट जो होगा, एंटिटी सेट क्या होगा, एक पर्टिकुलर एंटिटी टाइप को ही रिप्रेजेंट करेगा। आइदर वो रोल नंबर को, नेम और एज को इस एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हर एक के लिए वही रिप्रेजेंटेशन होगा। तो जैसे जितने भी स्टूडेंट है वहां पे, उनको सबको मिला के एक एंटिटी सेट बन जाता है, ठीक है। और एट्रीब्यूट तो पहले ही मैंने कहा कि एंटिटी जो रिप्रेजेंट करता है अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या हो जाएगा, उसका रोल नंबर हो गया उसका एट्रीब्यूट, नेम हो गया उसका एट्रीब्यूट, एज हो जाएगा एट्रीब्यूट, सपोज उसका एड्रेस, स्टूडेंट आईडी, ये सब उस स्टूडेंट पर्टिकुलर एंटिटी टाइप का एट्रीब्यूट है, या फिर उस एंटिटी का एक एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि एट्रीब्यूट क्या है कि एक एंटिटी का इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाता है। तो एंटिटी देखो, एन एंटिटी इन ईआर मॉडल इज ए रियल वर्ल्ड being which has some properties called attribute. Every attribute is defined by the corresponding set of values called domain, ठीक है। अच्छा, तो डिफरेंशिएशन हम कर पाएंगे कि व्हाट यू मीन बाय एंटिटी, एंटिटी टाइप, एंटिटी सेट एंड एट्रीब्यूट। अच्छा, एंटिटी रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं कैसे? देखो, रेक्टेंगल एक एंटिटी सेट, ये क्या हो जाता है, एंटिटी सेट जो रिप्रेजेंटेड किया जाता है बाय ए रेक्टेंगल इन अ ईआर डायग्राम, ठीक है। और एंटिटी हमने क्या कहा कि एंटिटी कभी भी आप एक ईआर डायग्राम में हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, क्योंकि एंटिटी एक इंस्टेंस और डेटा होता है,
ठीक है ना। एंटिटी एक इंस्टेंस ऑफ डेटा होता है, क्यों? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या फिर पर्टिकुलर थिंग को ही डिफाइन करता है, जो कि हर एक ऑब्जेक्ट से डिस्टिंग्विशेबल हो और अलग हो। लेकिन ये जो है ये एंटिटी सेट है, एंटिटी सेट जो कि एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एंटिटी सेट क्या डिफाइन करता है कि जितने भी उसका रिप्रेजेंटेशन होगा फॉर दैट पर्टिकुलर एंटिटी टाइप। ओके, अच्छा, जैसे एंटिटी स्टूडेंट, अगर सपोज मान लो यहाँ पे एंटिटी टाइप हो जाता है, तो उसका रोल नंबर हो जाएगा एक एट्रीब्यूट, उसका नेम हो जाएगा एक एट्रीब्यूट, एड्रेस हो जाएगा एट्रीब्यूट, स्टूडेंट रिलेशनशिप। और मतलब ये स्टूडेंट एक एंटिटी है, इस एंटिटी के साथ रिलेशनशिप शो कर रहा है नेक्स्ट और एक एंटिटी टाइप। सपोज एक एंटिटी टाइप और एक है टीचर, तो स्टूडेंट और टीचर के बीच रिलेशनशिप क्या होगा? टीचर टीच स्टूडेंट। ठीक है, तो वैसे हम एक रिलेशनल डायग्राम के थ्रू कोई भी नॉन टेक्निकल डिजाइनिंग मेथड को कंसेप्चुअली हम वर्क कर सकते, ठीक है ना। तो जहाँ पे क्या शो कर रहा है, सपोज एक एंटिटी है स्टूडेंट और एक एंटिटी है टीचर, तो एंटिटी स्टूडेंट एंड टीचर के बीच रिलेशनशिप क्या होगा कि टीचर टीच स्टूडेंट। तो टीचर का एट्रीब्यूट कुछ अलग होगा कि टीचर का नेम अलग होगा, टीचर कौन से डिपार्टमेंट का है, ठीक है, कौन से कॉलेज का है, उनके लिए एट्रीब्यूट्स अलग होंगे। ठीक है, तो दिस इज द differentiate between what do you mean by entity, entity type, entity set and attribute। अच्छा, नेक्स्ट देखो कि रिलेशनशिप मीन्स डिग्री ऑफ रिलेशनशिप सेट। मतलब एंटिटी जो है, तो कितने मैपिंग कार्डिनलिटीज ये देखेंगे हम लोग। तो एंटिटी होता है आपका रिलेशनशिप, इसका आइदर दैट विल बी बाइनरी, टर्नरी एंड क्वाटर्नरी। ठीक है, बाइनरी मीन्स ईयर डायग्राम में मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप क्या होता है कि बाइनरी रिलेशनशिप को शो करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप, जैसे मैंने अभी कहा, तो टीचर टीच स्टूडेंट। ठीक है, टर्नरी रिलेशनशिप कैसे हो सकता है कि टीचर स्टूडेंट, यहाँ पे देखो टीचर स्टूडेंट है और यहाँ पे रिलेशनशिप और एक शो अगर ऐसे किया करता है कि जैसे कोर्स, सो उस केस में वो क्या हो जाएगा? टर्नरी, क्योंकि टीचर स्टूडेंट को टीच कर रहा है, कौन सा कोर्स को टीच कर रहा है। ठीक है, तो टर्नरी क्या बोलता है कि टीचर टीचेस सपोज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग to the student। Okay, so teacher teaches student the course that is software engineering। तो उस केस में वो टर्नरी रिलेशनशिप हो जाएगा। और उसमें आप क्या करोगे, एक साइड पे क्या हो जाएगा, एक और एंटिटी टाइप आ जाएगा जो कि एक रिप्रेजेंट करता है कि which course the student can learn from the teacher। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वाटर्नरी क्या होता है? क्वाटर्नरी मीन्स टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप तो है ही, और बाकी के दोनों साइड पे क्या हो जाएगा? कोर्स और कोर्स, जो कि सपोज मान लो कि डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट में वो कोर्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि चारों साइड पे आप उसका एंटिटी टाइप को रिप्रेजेंट कर सकते हो कि टीचर टीचेस स्टूडेंट a course software engineering which is in a department CSE। ओके, सो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप सेट। Okay, where we can say the number of entity set associated in the relationship set, or most of the relationship set in ER diagram are binary। ठीक है, बाइनरी ही ज्यादातर होता है, और उसको हम तो और भी मतलब प्रोसेस में कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर केस बाइनरी रिप्रेजेंटेशन से ही डिफाइन किया जाता है।
ठीक है। तो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप आइदर यूनरी, बाइनरी, टर्नरी एंड क्वाटर्नरी। ठीक है। अच्छा, तो अच्छा, तो नेक्स्ट देखो कि बाइनरी रिलेशनशिप मैपिंग करने के टाइम पे हम उसको मैपिंग कंस्ट्रेंट कार्डिनलिटीज क्या है उसका, 1 to 1 हो सकता है, 1 to many to 1 एंड many to many। ठीक है। तो 1 to 1 मैपिंग कार्डिनलिटी मीन्स क्या कि मैपिंग which express the number of entities to which the another entity can associated via a relationship। ठीक है। मैपिंग मेनली आपका बाइनरी रिलेशनशिप में ही डिपेंडेंट है। तो 1 to 1 मीन्स 1 to 1 मतलब क्या है, 1 to 1 मैपिंग हम किसको बोलेंगे कि सपोज कि जैसे यहाँ पे है ना कि एंटिटी रिलेशनशिप और एंटिटी, तो ये एक 1 to 1 रिलेशनशिप है। और जहाँ पे सपोज ये फर्स्ट जो एंटिटी टाइप है, ये अगर सपोज मान लो कि इंडियन सिटीजन है, ठीक है, और रिलेशनशिप शो कराता है, नेक्स्ट एंटिटी टाइप हो गया आपका आधार नंबर। ठीक है। तो अगर इंडियन सिटीजन और आधार नंबर दोनों के बीच का रिलेशन हम एस्टेब्लिश करते हैं, तो एक सिटीजन के पास एक ही आधार नंबर रहेगा। ठीक है ना। तो 1 to 1 मैपिंग is defining that the entity in suppose first entity type is associated with at most one entity in next entity type। ओके। एंड बी का भी सिमिलर वही होगा, मतलब नेक्स्ट वाला एंटिटी टाइप का भी सिमिलर होगा। वो ये क्या करेगा, इट विल बी आल्सो एसोसिएटेड विथ एट मोस्ट वन एंटिटी ऑफ द फर्स्ट एंटिटी टाइप। ओके, मतलब आप क्या बोल रहे हो, 1 to 1 इसीलिए हो रहा है कि एक सिटीजन के पास एक ही आधार नंबर रहेगा। ठीक है। मैपिंग जब आप क्रिएट करोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक सिटीजन के पास दूसरा और एक आधार नंबर हो, एक के पास एक ही होगा। तो मैपिंग 1 to 1 इस केस में रिप्रेजेंट करेगा। ओके। 1 to many क्या होगा, 1 to many देखो, 1 to many रिप्रेजेंटेशन जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि अच्छा 1 to 1 में यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंटिटी रिलेशनशिप एंटिटी। तो फर्स्ट जो मैंने कहा कि इंडियन सिटीजन रिलेशनशिप विथ आधार नंबर, तो यहाँ पे आप अगर 1 and 1 लिख दो तो वो भी 1 to 1 रिप्रेजेंटेशन डायरेक्टली वो जो डायग्राम है उसको देख के पता चल जाएगा। ठीक है। अच्छा, 1 to many, 1 to many मीन्स जो क्या हुआ इस केस में, उसी एग्जाम्पल को लेते हैं। सपोज इंडियन सिटीजन है 1 to many मीन्स इंडियन सिटीजन, और सपोज मान लो कि मोबाइल नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर। तो एक सिटीजन के पास 2 3 4 मोबाइल नंबर रह सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 to many मीन्स यहाँ पे n हो जाएगा। ठीक है। तो सिटीजन, इंडियन सिटीजन रिलेशनशिप शो करता है किसके साथ, मोबाइल नंबर के साथ। वहां पे क्या हो जाएगा कि एक एंटिटी का या फिर एक सिटीजन के पास बहुत सारा मोबाइल नंबर रह सकता है। ठीक है। सो एन एंटिटी इन ए इज एसोसिएटेड विथ एनी नंबर इन बी, और आप बोल सकते हो एन एंटिटी इन बी इज एसोसिएटेड विथ एट मोस्ट वन एंटिटी इन ए। ठीक है। डिफरेंशिएट आप कर पा रहे हो कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 to many, कि एक सिटीजन के पास एक से ज्यादा मोबाइल नंबर हो सकता है, तो उस केस में हम बोलेंगे कि ये 1 to many है। लेकिन एक सिटीजन के पास आधार नंबर एक ही रहेगा। ठीक है। एक स्टूडेंट के पास उसका स्टूडेंट आईडी एक ही रहेगा। ठीक है, उसका रोल नंबर एक ही रहेगा। उस केस में वो क्या हो जाएगा, 1 to 1 मैपिंग कार्डिनलिटी। ओके। अच्छा,
मेनी टू वन, मेनी टू वन क्या होगा? वन टू मेनी का जो था इंडियन सिटीजन एंड मोबाइल नंबर, उसी को अगर आप उल्टा कर दो तो मेनी टू वन हो जाएगा ना, कि मोबाइल नंबर रिलेटेड टू सिटीजन। ठीक है, मतलब डिफरेंट मोबाइल नंबर एक सिटीजन के पास रह सकता है, तो मैपिंग उस केस में क्या हो जाएगा कि मोबाइल नंबर एन रिलेशन और जो कि सिटीजन के साथ शो कराएगा, वहां पे क्या हो जाएगा? वन। मेनी टू वन मीन्स एन और एन टू वन हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो क्या कि an entity in A is associated with at most one entity in B। ठीक है, और an entity in B is associated with any number of A। ओके, अच्छा मेनी टू मेनी क्या है? मेनी टू मेनी तो जो आपका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वही होगा। ठीक है, मेनी टू मेनी सिंपल रिप्रेजेंटेशन, जैसे टीचर टीच स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एक स्टूडेंट बहुत सारे टीचर से भी पढ़ सकते हैं और एक टीचर बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि कोई भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन वो मेनी टू मेनी हो सकता है? हाँ, हो सकता है, लेकिन वन टू वन इज ऑल्सो कॉल्ड मेनी टू मेनी। क्या हम ये बोल सकते हैं? कि हाँ, बोल सकते हैं। तो वही कि वन टू वन जो था वो ऑलवेज आप उसको मेनी टू मेनी कंसिडर भी कर सकते हो। ठीक है ना, वन टू वन क्या था? वही कि जैसे टीचर टीचर स्टूडेंट, तो वो भी हो सकता है, वन टू वन भी हो सकता है, एक टीचर एक स्टूडेंट को पढ़ा रहे, एक स्टूडेंट एक टीचर से पढ़ रहे, या फिर एक टीचर बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ा रहे, वो भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये था डिफरेंट मैपिंग कंस्ट्रेंट। अच्छा, notations for entity relationship diagram already you know कि एंटिटी टाइप हो गया जो कि रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करता है। अगर बोले कि वीक एंटिटी टाइप में क्या हो जाएगा? डबल रेक्टेंगल हो जाएगा, एक के अंदर एक हो जाएगा। ठीक है ना, रिलेशनशिप टाइप क्या है? ये डायमंड से रिप्रेजेंट किया जाता है, कि ये हो गया रिलेशनशिप, जहाँ पे लिखा है ये हो गया रिलेशनशिप टाइप। एट्रीब्यूट क्या है? जो इलिप्स रिप्रेजेंट करता है, और अगर ये एट्रीब्यूट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो जाए तो उस केस में क्या होगा कि एट्रीब्यूट जो इलिप्स है, इलिप्स के अंदर और एक इलिप्स आ जाएगा। ठीक है, अच्छा की एट्रीब्यूट अगर बोला जाए तो क्या होगा कि एट्रीब्यूट जो इलिप्स रिप्रेजेंट कर रहा है उसके अंदर जो अगर जो भी एट्रीब्यूट है उसके नीचे अगर अंडरलाइन हो, जो एक इलिप्स के अंदर होगा, इलिप्स के अंदर और नीचे अंडरलाइन लिख के अगर कोई भी एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करे तो वो की एट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा पार्शियल की एट्रीब्यूट अगर बोले तो डबल ये इलिप्स हो जाएगा, डबल इलिप्स पार्शियल की एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करता है। और कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट भी कैसे हम बोलेंगे कि इलिप्स, एक इलिप्स जो एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट कर रहा है वो अगर डिफरेंट और भी इलिप्स से अटैच्ड हो, ठीक है, मतलब और भी एट्रीब्यूट से अटैच्ड हो, तो उसको कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट बोलेंगे। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है ईआर मॉडल का। अच्छा, यहाँ तक ठीक है। डीएफडी के बारे में हम लोग थोड़ा बाद में देखेंगे। अच्छा, तो कार्डिनलिटी एक एक चीज यहाँ पे आ गया ना, कार्डिनलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय मैपिंग कार्डिनलिटी? ठीक है, ये जो मैपिंग कंस्ट्रेंट तो ये हो गया वन टू वन, वन टू मेनी, मेनी टू वन, मेनी टू मेनी। कार्डिनलिटी जो क्या करता है कि आइदर दैट विल बी मैक्सिमम कार्डिनलिटी और मिनिमम कार्डिनलिटी, कि मतलब क्या डिपेंडेंसी को शो किया जाएगा। ठीक है, कार्डिनलिटी मीन्स डिपेंडेंसी शो किया जाएगा कि एक एंटिटी
कितने टाइम एक रिलेशनशिप में डिपेंडेंस है उसको डिफाइन हम कैसे करेंगे। मैक्सिमम कार्डिनलिटी डिफाइंस maximum number of time an entity occurrence participating in a relationship। मतलब कितने बार एक एंटिटी उस रिलेशनशिप में अपना पार्टिसिपेशन दिखा रहा है, ठीक है, वो मैक्सिमम कार्डिनलिटी हो जाएगा। मिनिमम कार्डिनलिटी व्हिच डिफाइंस द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स एन एंटिटी व्हिच ऑकरिंग पार्टिसिपेशन इन अ रिलेशनशिप। ओके, तो देखो कैसे सपोज मान लो कि ये पार्टिसिपेशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज यहाँ पे एक एंटिटी टाइप है प्रोजेक्ट और और एक एंटिटी टाइप है एम्प्लॉय। तो देखो यहाँ पे M to N लिखा है, या तो इसको आप N to N लिख सकते हो। तो प्रोजेक्ट रिलेशनशिप, प्रोजेक्ट एंड एम्प्लॉय के बीच रिलेशनशिप शो किया जा रहा है यहाँ पे, जो कि एक मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है। मेनी टू मेनी मैपिंग कंस्ट्रेंट को डिफाइन करता है, मैपिंग कार्डिनलिटी को डिफाइन करता है। तो आइदर दैट विल बी मैक्सिमम और मिनिमम और बोथ, ठीक है। तो कार्डिनलिटी स्पेसिफाइज whether the existence of an entity depends on its being related to another entity via a relationship, ठीक है। तो maximum, when we will say that this entity representation is representing the maximum cardinality, and when that will be the minimum cardinality। तो देखो कि प्रोजेक्ट रिलेशनशिप एम्प्लॉय के बीच रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे इस डायग्राम में ये ऑलरेडी गिवन है कि 3 and 15, जो ये बोलता है कि प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट क्या हो सकता है कि एक एम्प्लॉय मैक्सिमम 3 प्रोजेक्ट कर सकता है और मैक्सिमम 15 प्रोजेक्ट कर सकता है और मिनिमम 3 प्रोजेक्ट कर सकता है। तो प्रोजेक्ट एम्प्लॉय के बीच रिलेशनशिप क्या बोल रहा है कि 3 and 15, जहाँ पे मैक्सिमम प्रोजेक्ट 15 होगा, मिनिमम प्रोजेक्ट होगा 3, जो एक एम्प्लॉय कर पाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो एम्प्लॉय की रिलेशनशिप में क्या है, 0 and 2। तो 0 and 2 क्या बोल रहा है कि मिनिमम कार्डिनलिटी इज 0 एंड मैक्सिमम कार्डिनलिटी इज 2। मतलब एक प्रोजेक्ट में मिनिमम 0 एम्प्लॉय चाहिए और मैक्सिमम 2 एम्प्लॉय चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम कार्डिनलिटी इस केस में 0 हो रहा है, मिनिमम कार्डिनलिटी इस केस में 0 हो रहा है। तो ये जो पार्टिसिपेशन हो जाएगा, ये आपका पार्शियल पार्टिसिपेशन हो जाएगा, ठीक है। तो एम्प्लॉय के साथ प्रोजेक्ट, अगर ये देखे एम्प्लॉय प्रोजेक्ट इस साइड से अगर देखे, तो एक प्रोजेक्ट के लिए आइदर 0 एम्प्लॉय जो मिनिमम कार्डिनलिटी शो कराता है, और मैक्सिमम 2 एम्प्लॉय चाहिए। तो एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट का जो मतलब एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट का जो रिप्रेजेंटेशन है, उस केस में हम देख रहे हैं ये पार्शियल पार्टिसिपेशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन प्रोजेक्ट क्या बोल रहा था, प्रोजेक्ट मिनिमम 3 प्रोजेक्ट एक एम्प्लॉय को मिलेगा और मैक्सिमम 15 प्रोजेक्ट एक एम्प्लॉय को मिलेगा। तो उस केस में ये टोटल पार्टिसिपेशन हो रहा है, ठीक है। सो पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट आप कैसे डिफाइन करोगे, डिपेंडिंग ऑन मैक्सिमम एंड मिनिमम कार्डिनलिटी। ओके, अच्छा, तो तो आपको बोला जाएगा, सपोज ऐसा कुछ एग्जांपल मिलेगा और वहां पे आपका कुछ वैल्यूज गिवन रहेगा और वहां से आपको पार्टिसिपेशन कंस्टेंट निकालना है, आइदर दैट विल बी पार्शियल पार्टिसिपेशन और टोटल पार्टिसिपेशन, ये चेक करना है। तो उस हिसाब से यहाँ पे मैंने एक डायग्राम मतलब कैसे होता है कि जैसे प्रोजेक्ट एक एंटिटी सेट हो गया, एम्प्लॉय एक एंटिटी सेट हो गया, उनके बीच कैसे रिलेशन को सेट किया जाता है, वो सब ये दिखाया मैंने कि जैसे एक प्रोजेक्ट मिनिमम 3 एम्प्लॉय कर सकता है, ठीक है। तो वो दिखाया गया है यहाँ पे। अच्छा,
डिपेंडेंसी तो डिपेंडेंसी ये सब चीज आप लोग शायद डीबीएमएस में ऑलरेडी पढ़े ही हो, डीबीएमएस था आप लोगों का। तो डिपेंडेंसी भी कैसे चेक करेंगे हम, तो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है इसीलिए हम बता दे रहे हैं यहाँ पे कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या बोलते हैं कि फॉर एनी रिलेशन आर, सपोज कि एट्रीब्यूट, दो एट्रीब्यूट है x एंड y, तो इफ एक एट्रीब्यूट y is functionally dependent on attribute x, okay, so that value of x will be uniquely determines the value of y, ठीक है। डिपेंडेंसी मीन्स वही होगा जो एक रिप्रेजेंट मतलब एक सपोज x इम्प्लाइज y, तो x का जो वैल्यू इनपुट होगा उसके अकॉर्डिंग आउटपुट वैल्यू जो जनरेट होगा वो सेम ही होगा, ठीक है। मतलब सब यहाँ पे देखो कि अल्फा और बीटा दो टपल है और जहाँ पे वैल्यूज दिया गया है ए बी सी डी और बीटा के लिए 1 2 3 4, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर एक ऐसा रिलेशनल डेटाबेस आ गया जहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों टपल्स है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज देखो, ए के लिए बीटा का वैल्यू है 1, नेक्स्ट भी ए के लिए बीटा का वैल्यू है 2, ठीक है। तो अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें कि एफ एक्स इम्प्लाइज वाई, तो एक्स में अगर 1 लिखे उस केस में अगर वाई का वैल्यू ए आए, और नेक्स्ट अगर हम लिख रहे एक्स में फिर से 1 तो उसका वैल्यू बी आ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता ना। एक इनपुट के लिए आपका वैल्यूज जो है आउटपुट वैल्यू सेम ही आएगा। एक्स का वैल्यू अगर 1 होता है तो उस केस में y का वैल्यू a अगर आ रहा है पहले वाले केस में, तो नेक्स्ट वाले केस में अगर b आ रहा है तो ये गलत है, कोई ना कोई तो गलत होगा इसमें से, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि अगर अल्फा वैल्यू a होगा, बीटा का वैल्यू 1 आ रहा है, तो अल्फा वैल्यू फिर से अगर a डाले तो उस केस में बीटा का वैल्यू तो 2 नहीं आ सकता, तो ये गलत हो रहा है। लेकिन अल्फा का वैल्यू देखो, यहाँ पे x का वैल्यू अगर 2 दिया जाए, मतलब इनपुट अगर चेंज हो जाए, उस केस में अगर आउटपुट सेम आ रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये कंडीशन हो सकता है सही, ठीक है ना। एक बार अल्फा का वैल्यू एक बार x का वैल्यू 1 था, उस केस में ये आ रहा था आउटपुट, फिर दो मतलब 2 डालने से भी एक आउटपुट आ रहा है, तो आउटपुट सेम आ सकता है, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली वही चीज यहाँ पे किया है, देखो अल्फा का वैल्यू अगर a हो तो उस केस में बीटा का वैल्यू 1 आ जाए, और अल्फा का वैल्यू b हो उस केस में भी बीटा का वैल्यू 1 आ जाए, तो वो हो सकता है, ठीक है। तो आइदर आपको ये याद रखना है, मतलब दोनों ही केस याद रखना है कि इनपुट वैल्यू अगर सेम हो उस केस में आउटपुट का रिजल्ट डिफरेंट नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन इनपुट वैल्यू अगर डिफरेंट हो उस केस में आउटपुट का वैल्यू सेम आ सकता है, ठीक है। तो तो यहाँ पे आ जाता है आपका की का कॉन्सेप्ट। 1 मिनट, नहीं सुनो। तो यहाँ पे आ जाता है की का कॉन्सेप्ट, वो भी हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा बहुत डिस्कस कर ही लेते हैं। अच्छा, तो एक चीज देखो, डिपेंडेंसी क्या डिटरमाइन कर रहा है कि रिलेशनल डेटाबेस आर है जहाँ पे टपल्स है ए अल्फा एंड बीटा, तो सॉरी अल्फा एंड बीटा का रिलेशनशिप दिखा रहा है, और टपल्स वहाँ पे T1 AB T2 AB। अच्छा, अल्फा इज सबसेट ऑफ R एंड बीटा इज सबसेट ऑफ R। डिटर्मिनेंट और डिपेंडेंट, यहाँ पे अल्फा हो जाता है डिटर्मिनेंट और बीटा हो जाता है डिपेंडेंट, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, इफ द T1 अल्फा इज इक्वल्स टू T2 अल्फा, ठीक है, अगर इक्वल होता है T1 अल्फा का वैल्यू क्या है A इज इक्वल्स टू T2 अल्फा इज ऑल्सो A, देन हम बोल सकते क्या, T1 बीटा इज इक्वल्स टू T2 बीटा, मीन्स T1 B इज इक्वल्स टू T2 B, ओके। अच्छा, ये होता है फंक्शनल डिपेंडेंसी।
अच्छा, तो यहाँ पे एंटिटी एट्रीब्यूट और व्हाट डू यू मीन बाय एंटिटी सेट, ये सब हमने देख लिया। अच्छा, एट्रीब्यूट, डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट क्या होता है, आइदर दैट विल बी सिंपल एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, डिराइव्ड एट्रीब्यूट, ये सब आप लोग ऑलरेडी डीबीएमएस में पढ़े हो, तो इसका डिस्कशन मैं ज्यादा नहीं कर रही हूँ। जैसे डिराइव्ड एट्रीब्यूट, व्हाट डू यू मीन बाय डिराइव एट्रीब्यूट? डिराइव एट्रीब्यूट क्या है, बोल सकते हो कोई? डिराइव एट्रीब्यूट जैसे कि those attributes which are actually not stored in a database, ठीक ना, but that can be delivered from the combination of one or more stored attribute, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट, कैसे समझाए कि स्टोर्ड एट्रीब्यूट कौन सा होता है, स्टोर्ड एट्रीब्यूट जैसे नेम ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। अगर नेम पता चल गया तो उस हिसाब से आप कोई भी एक डेटा को फिजिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन डिराइव्ड कैसा होगा कि जैसे एज एज कैलकुलेट कैसे करोगे कि वहां पे डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, एक स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस में। तो सपोज उसका डेट ऑफ बर्थ है 10/12/1994, तो उस केस में आप प्रेजेंट डेट के हिसाब से उसका उसका एज कैलकुलेट कर सकते हो। तो एज ऑफ अ स्टूडेंट इज अ डिराइव्ड एट्रीब्यूट, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट। अच्छा, नेक्स्ट, कीज। कीज का कंसेप्ट तो बहुत इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए आप लोगों को।